हाँ जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी अच्छी खासी रहती है, क्विक रिवीजन रहेगी। ट्राई करूँगा 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर समअप हो जाए। हर एक चीज़ को ध्यान से और बारीकी से समझना। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो पॉज करके अपने नोट्स बनाते हुए चलना। जिनको नहीं समझ आता है दोबारा पूछ लेना। अलग से पर्टिकुलर टॉपिक की सेपरेटली अलग से वीडियो भेज दूंगा या डाल दूंगा। कोई पर्टिकुलर अलग से टॉपिक समझ नहीं आता ना, कोई सब टॉपिक किसी भी चैप्टर का, वो भी बता देंगे, ठीक है। पर ध्यान से समझते चलना। अभी नहीं पढ़ोगे फिर आगे टाइम नहीं मिल पाएगा और क्वेश्चंस की अलग डलेंगी। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास देख भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वही होती है अपनी करंट के साथ। तो करंट अपनी क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताइए। देखिए, करंट के पास डायरेक्शन होती है, स्टिल वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कोई पूछेगा रीज़न, रीज़न ये होता है क्योंकि वो नॉर्मल एल्जेब्रा को फॉलो करती है। नॉर्मल एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये आ रहा है इधर से 1 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, तो इसमें नेट कितना जाएगा? 3 एम्पियर। तो ये आपने कैसे करा? 1 + 2 = 3। तो नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कराना। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर कैसे यूज़ होते थे? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए आज के बाद याद रखना, कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए खुदा ना खास्ता, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास में? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट का मतलब होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर। I = Q/T। समझे बेटा? QT। अगर एवरेज करंट की बात करी जाएगी तो आप डेल्टा साइन लगाते हो, यानी आप इसी को लिख सकते हो Q2 - Q1/T2 - T1। इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर किसी एक टाइम पीरियड के ऊपर बात करी जाएगी तो आप लिमिट लगाते हो, जिसको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन कैसे बनते हैं कल को पेपर के अंदर हो सके। मान लो ऐसे आ जाए 2T² + 3T, और वो पूछ लेगा करंट बताओ 3 सेकंड के ऊपर, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा के डिफरेंशिएट करना है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता फिर बोल रहा हूँ पूछ लेना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्क्रिप्ट न्यूमेरिकल्स। जो भी डिफरेंशिएट करोगे टाइम के अंदर 3 सेकंड रख देना, आपके पास करंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफिनेशन आती है, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम करंट 1 सेकंड के अंदर फ्लो होएगा। जब 1 कूलम ऑफ करंट, सॉरी चार्ज, 1 सेकंड के अंदर फ्लो होता है तो उस टाइम करंट कितना होता है आपके पास किसी भी वायर या किसी भी सिस्टम या किसी भी सर्किट के अंदर? 1 एम्पियर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी बता चुका हूँ, वो लिखा हुआ पूरा रीजन। नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करती है। फिर आपके पास एक छोटी सी टर्म आती है करंट डेंसिटी। जे से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे स्मॉल जे से होता है, कहीं कहीं पे कैपिटल जे से होता है, दोनों सेम चीज़ होती है, टेंशन मत लेना। करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है? मान लो ये आपके पास में कोई प्लेन लैमिन है, इस एरिया के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, यानी कितना करंट पास हो रहा है पर्टिकुलर किसी पर यूनिट एरिया के अंदर से, वो होती है आपके पास में करंट डेंसिटी। क्लियर है? अच्छा, करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है, यानी हमेशा याद रखना अगर इसकी डायरेक्शन होती है, जो भी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो हमेशा डायरेक्शन के साथ निकल कर आती है। डायरेक्शन आ रही है तो एक ऐसी क्वांटिटी रही होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन निकलेगी एरिया की, एरिया हमेशा कैसा होता है, पूरी फिजिक्स के लिए याद रखना, एरिया की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो, पूरी फिजिक्स के अंदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो आप इसी को जब कंपोनेंट करते हैं, कई बार देखो जैसे डायग्राम दे रखा है, ये आपके पास ही की डायग्राम है। अगर मेरे को इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मेरे पास अगर ये किसी थीटा एंगल पर रखा हो तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है a cos थीटा। तो आपके पास होता है I/a, तो a की जगह वो वाला एंगल, सॉरी वो वाला कंपोनेंट रखते हैं जो कि अपने पास परपेंडिकुलर है, तो a cos थीटा आता है। तो यहीं से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो j a cos थीटा बनेगी, और आपको पता है cos थीटा जब भी हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि कल को अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो ऐसे दे सकता है, क्वांटिटी मान लो ऐसे आ गया आपके पास 2i कैप + 3j कैप, और एरिया दे दिया आपके पास में I कैप - J कैप। तो अगर करंट निकालना है तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ, ये याद रखना। और भाई कुत्तों उत्तों की आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर कर देना। हाँ जी, ये आपके पास वैल्यू हो गई। देखो ये आगे आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका उसको याद रखना। करंट की वैल्यू NeAVD के बराबर होती है, जिसको अपन नावेद बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी था, या फिर आप वीना से भी याद रख सकते हो। आगे आइए भी थोड़ी देर के अंदर, तो दोबारा से यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेना वीडियो को पीछे करके।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछे जाने वाला टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी स्पीड होती है? आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडक्टर के अंदर क्या है आपके पास? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम जो स्पीड होती है, या ये जो चलेंगे, ये जिस स्पीड से चलेंगे, जिस वेलोसिटी से चलेंगे, उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना। ये छोटी सी स्टेटमेंट याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 28 पर मीटर क्यूब। सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड होती है ये, याद रख लेना। पहली बात तो पूछी नहीं जाएगी, बट स्टिल अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। आगे बात समझ। दो तरीके से डेरिवेशन है, एक जो तुम्हें मॉड्यूल में दे रखी है और एक जो मैंने तुम्हें क्लास नोट्स में लिखवाई है। दोनों यहाँ पे समझाऊंगा, दोनों में से जो भी ठीक लगेगी उसको देख लेना। देखो जी, आपको पता है अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मूव हो रही है कोई भी पार्टिकल, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन की बात भी करी जाएगी। और एक्सेलरेशन आती है तो फोर्स का फॉर्मूला आपके पास बनता था m×a, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो आपके पास एक फोर्स लगेगी मास इंटू में एक्सेलरेशन, और एक आप पहले चैप्टर के अंदर फोर्स पढ़कर आए हो क्यू इंटू में ई। और यहाँ पे क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? स्मॉल ई इंटू में कैपिटल ई। कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। साथ में मैं लगाऊंगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन में इसलिए लगाऊंगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आता है। तो आपके पास फोर्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक माइनस ए इंटू में कैपिटल ई। दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन यहाँ से निकल कर आएगी, माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम। अब यहाँ तक दोनों डेरिवेशन सेम है। यहाँ से जो मैंने नोट्स में कराई है पहले वो बता देता हूँ। पहला जो तरीका, ए तरीका समझ लेना, जो पहला तरीका है। अब तेरे को पता है एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाउ। ये जो लिखा आएगा इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। जब ये लिखा आएगा इसको बोलते हैं, यानी जब वेक्टर साइन लगाएगा तो इसको पढ़ते हैं टॉर्क। कंफ्यूज मत होना, याद रखना। बिना वेक्टर साइन के लिखा था उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आगे बात समझ में। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है समझना, छोटी सी। ये आपके पास में कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया, फिर इससे जाके इससे टकराया, तो पहले ये जाके इससे टकराएगा, फर्स्ट पाथ। फिर जब यहाँ से जाके यहाँ पे टकराया होगा तो सेकंड पाथ। तो इसके टकराने में और इसके टकराने के बीच में कितना टाइम लगा? यानी जब एक इलेक्ट्रॉन पहले एक पार्टिकल से टकराया, जस्ट उसके थोड़ी देर बाद दूसरे पार्टिकल से टकराया, तो पहले और दूसरे पार्टिकल के टकराने के बीच में कितना टाइम है, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगी बात, याद रखना। तो टी को जगह टाउ आ गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में आ गई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है जब आपने कंडक्टर को वोल्टेज के साथ जोड़ ही नहीं रखा, तो आपके पास यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो आपके पास में यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वी अपॉन में डी, और यही वी वी डी लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में डी, इसको ही पढ़ते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास में पहली इक्वेशन थी, ये आपके पास में एक्सेलरेशन की दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को इक्वेट कर दोगे उठा के, तो आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में क्या निकल कर आई? माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, जिसको आप पढ़ते हो बाद में टीम। याद रखने का तरीका टीम, टी ई ई एम, याद रखने का तरीका टीम। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहला तरीका ये है जो आपके क्लास नोट्स में मेंशन होगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, टी की जगह टाउ आएगा। हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेलोसिटी की वैल्यू लिखी, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो लिखी। भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कंडक्टर के अंदर, तो हम एन तक ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है। अब मेरे को अगर सबका नेट निकालना है तो मैं सब की ही उठा के कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके साथ उठा के डिवाइड कर दूंगा, ये आपकी एवरेज निकलती है। उसके अंदर सबकी वैल्यू पुट करोगे, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। यू और ये वाली पूरी टर्म कॉमन आ गई बाहर। इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको पता कितनी होती है? जीरो, तो इसकी जगह पूरा जीरो आ गया।
ये ए इंटू में टी कॉमन आ गया, कुछ नहीं करा है, ए की वैल्यू उठा के ऊपर से डाल दी, तो दूसरी डेरिवेशन ये होगी। दोनों में से जो तरीका ठीक लगे लिख कर आ सकते हो, पेपर में नंबर मिल जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, नेगेटिव साइन कल को अगर न्यूमेरिकल आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो कि आता ही आता, प्रीवियस ईयर वगैरह में पूछे भी जाते हैं, न्यूमेरिकल अगर आता है आपके पास में, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है अनटिल एंड अनलेस वो एमसीक्यू ना आए और उसके अंदर क्वेश्चन में पूछा हुआ ना हो नेगेटिव साइन लेके। आगे बात समझ में, पॉजिटिव लेके चलना है, सिर्फ नेगेटिव लेके चलना है। रिलैक्सेशन टाइम मैंने अभी आपको समझा दिया क्या होता है। अब एक चीज़ बताना मेरे को, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का, टेम्परेचर मतलब हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है तो जो भी कंडक्टर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तेज तेज भागेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज तेज हो जाएगी, तेज तेज भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे तो दोनों के बीच का टाइम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम हमेशा घटता है। दूसरी चीज़ ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, ये पूछेंगे कंसेप्चुअल या एमसीक्यू में, या हो सकता है एआर के अंदर भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की अपने पास में क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन। समझना भाई साहब, डायग्राम ये बनेगा आपके पास में, वही इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे की तरफ चल रही है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ आ रहे हैं, वो बना लेना, कॉमन सेंस की बात है। देखो जी, आपको पूरी वॉल्यूम के अंदर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, पूरी वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो रखे हैं। पूरी वॉल्यूम के अंदर कैसे निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू में एरिया इंटू में लेंथ। तो ये तो वॉल्यूम हो गई, और इंटू में कितने हैं ये निकाल लिया आपने। अब मैं बोलता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्यू की वैल्यू होती है एन इंटू में ई, तो एन क्या आएगा, एन आपके पास पूरी वॉल्यूम वाले आपको रखने पड़ेंगे, तो आप लिखोगे एन ए एल इंटू में ई। बात समझ में आई। और करंट की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, क्यू अपॉन में टी, इसकी वैल्यू को पुट कर दो, एन ए एल ई अपॉन में टी। टी क्या होता है आपके पास में भाई, स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, एल लेंथ कवर कर रहे हैं पूरे कंडक्टर की। भाई डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, एल लेंथ पूरा कवर कर रहे हैं, एल लेंथ पूरी कवर कर रहे हैं। और अपॉन में स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं। आई बात समझ, एल से एल कटा तो आपके पास में आई की वैल्यू निकल कर आती है नावेद, एन ई ए वी डी नावेद पढ़ लो, कोई कोई वी ना पढ़ता है, एक ही चीज़ होती है, याद रखिएगा। आगे बात समझ में, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टीम से याद रख सकते हो, इसको वीना से याद रख सकते हो। अगला टॉपिक आपके पास में होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दी तो कितनी स्पीड से चल पा रहे हैं। मोबिलिटी का मतलब ही होता है मूवमेंट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक ये तो टर्म्स हैं, इनसे अगर चांसेस तो कम है, अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये सब बन सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देख पाओगे कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है। मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम एक दूसरे के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ क्या होता है, घटता है, तो म्यू भी क्या होएगा, घटेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, रेजिस्टेंस का मतलब करंट का अपोज करना। ठीक है जी, ये होते हैं आपके पास में सिंबल, ओम इसकी एसआई यूनिट होती है, ये कांस्टेंट वाले होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। कल को ऐसा साइन आ जाए, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो आपके पास में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर ये जिंदगी भर 2 ओम का ही रहता है तो ये हो गया कांस्टेंट। अगर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आने पे ये कभी 2.5 ओम का बन की तरह बिहेव करेगा, कभी 3 ओम की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में वेरिएबल। छोटी सी बात, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके पास में कहती थी, इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ आपके पास में कहती थी जितनी वोल्टेज दोगे उतना करंट फ्लो करेगा, जितनी किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज दोगे उतना ही उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, यानी वी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो स्टेटमेंट याद रखना, इनकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पेपर के अंदर आ जाए अगर लिखने को तो लिख कर आनी है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास में कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका नाम होता है आर। आर का मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। तो पहली बात तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या बना, आर का फॉर्मूला बना वी अपॉन में आई। ठीक है, बेसिक से अगर कभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो, कई बार फॉर्मूला बेस डायरेक्ट आ जाता है। दूसरी चीज़, आपके पास में ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है आई और वी का। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास में आई, और जेड के ऊपर सॉरी एक्स के ऊपर है वी। इसका स्लोप देके जाएगा, कल को इसके स्लोप की वैल्यू आई और वी का है तो लीनियर ही, लीनियर ग्राफ ही बनेगा हमेशा। ओहमिक कंडक्टर्स जो भी होते हैं, ओहमिक कंडक्टर मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो ओबे करेंगे ओम्स लॉ को, वो लीनियर होता है। लीनियर पाथ क्या बताता है, जितना पोटेंशियल बढ़ा रहे होता है ना, करंट बढ़ता जा रहा है आपके पास में सीधा।
इसका स्लोप निकालोगे, वैल्यू आएगी 1/k, सॉरी 1/r, ये बोल दिया गलती से, 1/r। और अगर कल को ग्राफ आता है आई वर्सेस वी, मतलब कि वी होना चाहिए आपका किधर, वाई के ऊपर, और आई होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, आएगा स्ट्रेट लाइन पर, इसका स्लोप आपको किसकी वैल्यू देके जाएगा, आर की। याद रखना, कल को पेपर के अंदर सिली मिस्टेक हो जाएगी, गलती करते हुए उल्टा कर देता, वो थोड़ा सा चेंज कर लेता, ऊपर आई होगा तो 1/r, ऊपर वी होगा तो स्लोप देगा सिर्फ आर। स्लोप का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कैसे आया, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो इसके अंदर आप टेन थीटा निकाल लेना, ये आई बनेगा, ये वी बनेगा। स्लोप निकालने का मतलब होता है टेन थीटा निकालना। आगे बात समझ में। डेरिवेशन तो ये रही, ये तो बेसिक सी चीज़ है वैसे तो। आई इक्वल्स टू वी डी, वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इसके अंदर वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आई को नीचे ले आना, तो क्या बनेगा आपके पास में, एम एल अपॉन में एन स्क्वायर एटा। आगे बात समझ में। अब वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के, यानी ये पूरी वैल्यू किसकी है, आर की वैल्यू है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो जो आर की वैल्यू होती है वो होती है एम एल अपॉन में एन स्क्वायर ए टाउ। अब देख, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, घटती है। टाउ की वैल्यू घटी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ये लिख रखा आपके पास है। यहाँ से दूसरी चीज़, रेशो के क्वेश्चन आते हैं। आर किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर, दिख रहा होगा ना, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है जी। एक होती है रेजिस्टिविटी, एक होती है हमें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, इनवर्सली होती है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, तो फॉर्मूला उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, ये रहा, ये मैंने आपको बताया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली होता है इसके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रेजिस्टिविटी है। आर का फॉर्मूला क्या होता था, एम एल अपॉन में एन स्क्वायर ए टाउ, तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला क्या बनता है, उल्टा बनता है, इनवर्स कर देना उठा के। क्लियर है, याद रखना ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये तो सिर्फ रीड कर लोगे तो भी पता चल जाएगा, ये रटने वाली ही चीज़ें, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके ऊपर बनते हैं पेपर में क्वेश्चन। अभी आपने पढ़ा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है एरिया पे। एरिया कंडक्टर का साइड का कैसा होता है, सर्कुलर एरिया, मान लो सिलेंड्रिकल है तो उसको आप पाई आर स्क्वायर लेके चलते हो ना, तो सेम वही। नोट्स के अंदर भर भर के क्वेश्चन कराएं, दो चार इस पे, दोनों पॉइंट्स के ऊपर कर लेना। आर वन एल वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और इसके अंदर इनकी पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्ट पेपर में इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फ्री के नंबर हैं। इनको भी छोड़ के जाओगे, इन पर मेहनत नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनके सिर्फ फॉर्मूले रट के चले जाना, पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये वही है, करंट डेंसिटी के साथ में रिलेशन और मोबिलिटी के साथ में ये दे रखा है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास में होता है कंडक्टर्स का, ये आपके पास इंसुलेटर्स, ये आपके पास में सेमीकंडक्टर्स, किसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है। कोई ये ग्राफ यहाँ से चालू करता है, कोई ये ग्राफ यहाँ से चालू करता है, दोनों में से कोई भी बनाया होगा सही होता है पेपर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, ये होता है, और ये आपके पास में हाइपरबोला होता है। ये तो अब आपको रटने पड़ेंगे, इस पूरे को छोड़ के जा सकते हो, ये पूरा टॉपिक छोड़ के जा सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, दूसरी चीज़ याद रखना। तो उसकी एसआई यूनिट होती थी इसकी ओम, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स या फिर मो या साइमन, नहीं पूछा जाएगा। कंडक्टिविटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सब याद रखना। और क्या रहेगा आपका, हाँ भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ी, किसी भी कंडक्टर या किसी भी सिस्टम की कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में। टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे दोबारा सुनिए ध्यान से। किसी भी कंडक्टर की कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, कितना रो बढ़ रहा है, जब आप उसके ऊपर कितना फर्क डाल रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये आपके पास में एज इट इज़ है, ये आपको रट के रखना पड़ेगा। ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रट के रखना है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है पहले की, ये रेजिस्टिविटी होती है हीट अप के बाद की। ये आपके पास में होता है स्टार्टिंग एंड टेम्परेचर, टी नॉट होता है आपके पास में बाद का टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हो। और ये टोटल मिला के बोलेंगे इंक्रीज, यानी कितना चेंज आया, इसको डेल्टा टी भी लिखते हैं कहीं। एल्फ आपके पास में ये होता ही है। ठीक है जी, ये बेसिक सी चीज़ें ये याद रखना, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
ना ये पूछे जाएंगे नहीं थे कभी, ना पूछे जाएंगे, पूछे ये भी नहीं जाएंगे स्टिल। या वैसे याद रखना चाहो तो रखना, ओमिक वो होते हैं जो ओबे करते हैं उन को, नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओबे नहीं करते। जैसे सेमीकंडक्टर्स, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह, ये सभी कॉपर एल्यूमिनियम ये ओबे करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, पूछा तो जाएगा नहीं बट इसलिए याद रख लेना। ये सारे आपके बना रखे हैं, ये आगे मॉडर्न फिजिक्स वाले ग्राफ हैं, ये जो इसी के अंदर दे रखे हैं। ये उसमें होता है सेमीकंडक्टर में, ये होता है ना फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग वाले, वही वाले ग्राफ है। ये वाला ग्राफ देख लेना, ये वाला देख लेना, ये थायरिस्टर के लिए होता है, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है। डायरेक्ट रट के रखना, अगर पूछा जाता तो पूछ लेगा, वरना नहीं। इमेजिनरी इफेक्ट छोड़ सकते हो, नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक वाली चीज़ मैंने उसमें बता रखी है मैग्नेटिक, तो नहीं रखना। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, ये दोनों कट चुके हैं, वैसे तो सिलेबस से हट चुके हैं सीरीज और पैरेलल, बट पढ़ने पड़ते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे सर्किट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आगे वाला बात समझ। तो देखिए, सीरीज के अंदर सबसे पहले तो याद रखिए, सीरीज के अंदर सेम क्या रहता है। सीरीज के अंदर आपके पास करंट सेम रहता है हमेशा। क्या सेम रहेगा, हमेशा करंट सेम रहता है। मतलब कि जितना करंट ये वाला रेजिस्टेंस खाएगा, उतना ये वाला खाएगा, उतना ये वाला खाएगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, डेरिवेशन अलग से कोई करवा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रट के रखना। सीरीज का होता है डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल का होता है इनवर्स के अंदर एडिशन। ये रहा 1/r। ठीक है जी, बेसिक चीज़ें याद रखना। अगला आता है सेल। सेल को कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं, कोई वी से भी डिनोट करता है, एक ही चीज़ होती है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको सब पता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी का खुद का। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल आर से डिनोट होता है, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस जो बैटरी के साथ है। कल को पेपर में बैटरी के साथ बना हुआ आएगा, ऐसे बना हुआ है, या फिर बैटरी के साथ में ऐसे नीचे बना हुआ है, सॉरी ऐसे नीचे बना हुआ है, एक ही मतलब होता है। देख याद रखना कि इसकी वैल्यू दे रखी है। और क्या है, ईएमएफ आपको पता ही है। ईएमएफ इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। आइडियल सेल वो होते हैं जिनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट नहीं असर डालता, यानी वो कंडक्टर्स जो गर्म नहीं हो पाएंगे हीट देने के। नॉन आइडियल जो हीटिंग इफेक्ट देते हैं। हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं इसका मतलब कुछ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अपोज करते हैं किसका, जो करंट फ्लो कर रहा है उसका। आ गई बात समझ, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब ऐसा समझ सकते हो, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अभी आपको ये बताया वोल्टेज या ई एम एफ, यानी सेल का V और E एक ही चीज़ होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू आई आर। अब उसने बोला है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। मान लो मेरे पास में कल को कोई ऐसा कोई सर्किट बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये ई है। तो ये स्मॉल आर तो किसका, बैटरी का रेजिस्टेंस हुआ। तो इसके लिए अगर मैं ओम्स लॉ लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, V इक्वल्स टू आई आर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू आई आर। तो टोटल आर ऐड होएगा ना, ये वाला आर और इंटरनल रेजिस्टेंस ये कैसे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं एक के बाद एक। तो आपके पास ई की वैल्यू बनेगी आई इंटू में आर प्लस स्मॉल आर बनी। तो यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर ये बनेगी। कल को इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डायरेक्ट तो याद रखना जब भी सेल की बातें करी जाएंगी। ठीक है, ऐड करना मतलब और कुछ नहीं करना। वही देखोगे तो देख ये वैल्यू उसने निकाल रखी जो मैंने अभी बताई आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वी को इधर लेकर आए, आर प्लस आर को इधर लेके गए, तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आती है। ये तो खुद भी निकाल के देख सकते हो, जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। कैपिटल आर पूछेगा तो बाकी पूरी टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ई पूछेगा तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। बेसिक सी चीज़ें। दो केस बनते हैं, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। इनको बोलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस। कैसे पहचानोगे, या तो क्वेश्चन में बोल रखा हो उसने डिस्चार्जिंग का केस है तो आएगा माइनस, यानी वैल्यू घट रही है वोल्टेज की। या फिर ऐसा हो कि बाहर की तरफ एरो है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ एरो निकल रहा है, दोबारा देख लेना, पॉजिटिव से बाहर की तरफ एरो निकल रहा है, तो ये होगा डिस्चार्जिंग का केस। चार्जिंग के केस में प्लस आता है ई प्लस आई आर। आर हमेशा यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोनों फॉर्मूलों में। अगर वोल्टेज के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर करंट घुस रहा है पॉजिटिव से, तो होएगा चार्जिंग का केस। ठीक है जी, याद रखिए। मैक्सिमम करंट फ्लो कर से करता है ई अपॉन में आर। मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब जब उसको कोई अपोज करने वाला नहीं होगा। अपोज करने वाला नहीं होगा तो यानी आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है। कैपिटल आर की वैल्यू कैसी हो गई है, जीरो। तो कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ पे अभी आपने देखा था तो सिर्फ ई अपॉन में स्मॉलर बचाना ऐसे। दूसरा होता है व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन का मतलब करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा। आइए कोई वायर जा रहा था, आपने बीच में से काट दिया तो करंट जितना जा रहा था फ्लो थोड़ी कर पाएगा, गैप आ जाएगा। और करंट जीरो होने का मतलब आर की वैल्यू कैसी हो गई, इनफाइनाइट। तो वी और ई एक ही चीज़ हो जाएंगे, जितनी वोल्टेज उतनी एम। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गई, कल को पूछ ले वोल्टेज और ई, अभी आप बार बार बोले जा रहे हो कि सेम होता है, तो फ़र्क क्या होता है। मैंने पहले क्लास में भी 10 बार एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप मार्केट में गए, आपने सेल खरीद के लाए,
सेल के ऊपर लिखा है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट क्या है, वो मैक्सिमम दे सकता है वैल्यू। जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ई। अब आपने उसको सेल को लगाया, जिस भी चीज़ में लगाया, रिमोट में लगाया, जिस भी अप्लायंस में आपको यूज़ करना आपने लगाया, आपको उसकी वैल्यू रियलिटी में मिल रही है 26 वोल्ट, 28 वोल्ट। जितनी मिलती है उसको बोलते हैं स्मॉल वी, और जितनी मैक्सिमम जाती है उसको बोलते हैं ई। यानी जो ईएमएफ होता है, ई होता है, वो वी मैक्सिमम ही होता है, जितनी वी की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है, चलिए सीरीज पैरेलल ये सब याद रखना। सीरीज पैरेलल ये डायरेक्ट फार्मूला रट के रखना भाई। सभी सीरीज का फार्मूला ये होता है, ये ईएमएफ के लिए। एक चीज़ और, ये ईएमएफ के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस सिर्फ उसके लिए नहीं। और ये पैरेलल का फार्मूला होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। 2 बार डायग्राम बना के आया था, एक बार ऐसे थ्योरेटिकल में आया था। इसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन सीरीज के अंदर। जो क्वेश्चन सीरीज डालूंगा उसके अंदर कवर करूंगा। पूरी डेरिवेशन बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, इसके रिजल्ट रट के रखने पड़ते हैं। ये जो रिजल्ट आए ना, ये रट के रखने पड़ते हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको हम कवर कराएंगे उसके अंदर। अगले आते हैं आपके किरचॉफ लॉ। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। 2 लॉ बताए थे। फर्स्ट लॉ होता है आपके पास में करंट लॉ, जिसको आप केसीएल भी बोलते हो या बोलते हो जंक्शन रूल। मतलब कि जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है। मान लो जी I1 और I2 आ रहा है, तो ये I3 के बराबर होगा। यानी इनकमिंग करंट I1 I2 बराबर होएगा I3 के। या फिर ऐसे बोल सकते हो सब करंट का सम कितना होएगा, 0। तो ये कितना बनेगा, 0। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। पहले वाला जो लॉ है यानी केसीएल, किसके ऊपर बेस्ड होता है, पहले वाला बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखने का तरीका, के सी एल, सी बीच में आ रहा है यानी चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। और एक होता है के वी एल, ये होता है आपका एनर्जी के ऊपर बेस्ड, दूसरे वाला। ये होता है आपके पास में लूप रूल, मैश रूल, वोल्टेज रूल, इसी को बोलते हैं के वी एल। ये बेस्ड होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये बोलता है जितना नेट, क्या बोलते हैं आपका, नेट ईएमएफ है या नेट वोल्टेज जो ड्रॉप है वो 0 के बराबर होता है। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, आपके पास में आईआर होता है ना, ये सब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये जो मैंने लिख रखा है रूल्स, ये नोट्स में लिखवाए हुए हैं। स्टिल एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस केवीएल के, केसीएल के, सर्किट वाले, ये सारे क्वेश्चन वाली सीरीज में अलग से कराए जाएंगे। ये सिर्फ रिवीजन है आपको समझाने के लिए। ठीक है, स्टिल नहीं समझ आता, दोबारा बोल रहा हूँ, पूछ लेना भाई। 10 बार पूछना चाहे 100 बार पूछना, बताने का काम मेरा है। आप पूछना बस। ये जो रूल हैं, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जिन बच्चों को याद नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ, याद रखना। एक सेकंड दो। रूल याद रखना। आपके पास रूल केवीएल के लिए जो होगा, 2 तरीके होते हैं, या तो रेजिस्टेंस वाला और एक होएगा सेल के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है आर, रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है आर, और करंट भी इधर जा रहा है। रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है आर और करंट इधर जा रहा है। सेल ऐसे लगा हुआ है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। सेल ऐसे लगा हुआ है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर करंट जिधर जा रहा है हम भी उधर से ही चलते हैं साथ साथ, हमारा पाथ और करंट का पाथ सेम डायरेक्शन में होता है, तो ये होता है माइनस का आई आर। यानी आप जब वी लिखोगे तो वी की वैल्यू लिखोगे माइनस आई आर। ठीक है, और जब करंट और हमारा पाथ अपोज, आमने सामने टकराएगा, यानी करंट जिधर जिधर जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम वी की वैल्यू लिखते हैं प्लस का आई आर। याद रखना, ये रूल है। अच्छा, किसी किसी के स्कूल में ऐसा होगा, साथ वाले के अंदर सिखा रखा होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस का ईयर, ऑपोजिट चलेंगे तो माइनस का ईयर। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो आपको अगर ऊपर वाले के अंदर प्लस ले रहे हो तो नीचे वाले माइनस लेना पड़ेगा। स्कूल वाला याद है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता वो मेरे वाला याद रखना, ठीक है। और सेल के लिए डायरेक्ट तरीका होता है, रेजिस्टेंस के केस में ऐसे याद रखना है। सेल के लिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जिधर से निकल रहे हैं हम, जिधर से निकल रहे हैं, भाई हम इधर से आ रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, जो ये ग्रीन वाला एरो बनाया मैंने, हम किधर से निकल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव से। पॉजिटिव से निकल रहे हैं हम तो प्लस ही, और अगर हम इधर चल रहे हैं तो हम किधर से निकले, नेगेटिव से। जिस टर्मिनल से निकलेंगे वो वैल्यू हो जाएगी E। आगे बात समझ में, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास में कल को ऐसे आ जाए, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, और ऐसे वैल्यू बनी हुई आ जाए, समझना। ये ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लिया मैंने ऐसे ही। 2 ओम, 1 ओम, और इसके अंदर मैं करंट मानता हूँ 1 एम्पियर का चल रहा है।
ये ऐसे कर लो 2 एम्पियर का चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, देख पेपर पहली बात तो वी ए माइनस वी बी पूछे या फिर वी बी माइनस वी ए पूछे, दोनों में फ़र्क होता है। जिधर से पूछेगा उधर चलेंगे। हमसे किधर पूछा है, हमसे उसने पूछा हुआ है वी ए माइनस वी बी, ऐसा मान लेता हूँ। तो मैं वी ए से चलूँगा, आजा भाई ए से, मैं मेरा पाथ क्या रहेगा ए से बी की तरफ। तो देख मैं चल रहा हूँ, पहले मैं सेल के अंदर से जा रहा हूँ। सेल के मैं किस टर्मिनल से निकला, नेगेटिव से, तो जिस टर्मिनल से निकलते हैं वो लिखते हैं। तो मैं लिखूँगा -2, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दे रखी। आगे चलो, अब देख करंट आगे चल रहा है, मैं भी आगे चल रहा हूँ, क्या हमारी सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में क्या लेते हैं -IR। ये है 2, ये भी है 2, तो 2 2 जा 4, आई इंटू में आर, आई इंटू में आर। माइनस क्यों आया, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 4। आगे चले भाई, नेगेटिव से निकला, EMF की वैल्यू अपने पास 2, -2। अब मैं आगे चला, करंट भी आगे जा रहा है अपने पास में, करंट भी आ गया है, हम भी आ गए हैं, तो 2 1 जा 2। और इधर से निकला, अब की बार इधर से निकलूंगा मैं पॉजिटिव से, तो आएगा +2। ये बराबर किसके आ जाएगा, कहाँ पे खत्म करेंगे, वी। अब वी बी को उठा के धर लिया ना, और सॉल्व कर लेना जो भी इक्वेशन आएगी। कल को वो बोलता वी ए, सॉरी वी बी माइनस वी ए, तो हम कैसे चलते, हम ऐसे चलते। अब की बार ऐसे चलते तो इसकी इक्वेशन क्या बनती, पहले लिखा जाता वी बी। अब देख करंट तो सामने से आ रहा है, करंट की तो डायरेक्शन यही रहेगी ना उस केस में भी, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम किधर से निकले, नेगेटिव, तो इधर लिखेंगे -2। फिर करंट हमें अपोज कर रहा है, आमने सामने टकरा रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, +2 1 जा 2। कहने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, ये वाली पूरी, इधर जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ वहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास। आंसर सेम ही आता है। अगर वी ए माइनस वी बी का आंसर 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका आंसर -12 वोल्ट आएगा। तो कल को ऐसा भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है और आपको MCQ दिख गए, तो हो सकता है आपका या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेना कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है भाई, ये रूल होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब यही रूल आपके काम आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। ये PQRS वाली जो कंडीशन है, PQRS, किसी किसी के स्कूल में I1 I2 I3 I4 से कराते हैं, मैंने बीच में गैल्वेनोमीटर की ब्रांच होती है, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो IG। देखो भाई, नेट करंट जो सेल में से निकला वो I1 प्लस I2, I1 इस वाली में बट गया, I2 इस वाली में बट गया, I1 आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब I1 भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, आधा इसमें जाएगा आधा, जो नीचे आया उसको बोल दिया मैंने IG। IG का मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच के अंदर करंट, ये हो गया। और इसके अंदर कितना आएगा, I1 माइनस IG। सेम ऐसे I2 नीचे से आया, IG ऊपर से आया, तो ऊपर प्लस होकर चलेगा I2 प्लस IG। अब आपके पास में लूप बन गई है, दोनों लूप के अंदर एक ऐसे KVL लगा दो, दूसरे में ऐसे। अच्छा, KVL आप क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, आपकी मर्जी है, कैसी भी लगानी है वैसे लगाओ। दोनों लूप के अंदर दोनों में क्लॉकवाइज लगा दो, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। KVL का मतलब वही जो रूल मैंने बताए थे, वही +- IR और E वाला। ठीक है, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, दो इक्वेशन आपके पास में बनेंगी। ये मैं सिर्फ ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये मैं रटने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ। सब बच्चे अपनी तरीके से बनाते हैं, अगर आपने डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज दिखा दिया और रट के ये चले गए थे एंटी क्लॉकवाइज का दिखा दिया, तो गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ भी बनाना आप, आपके पास लास्ट में रिजल्ट, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट ये कुछ निकल कर आएगा, और दोनों को उठा के जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी P/Q = R/S। P/Q = R/S, जिसको आप बोलते हो, या फिर Q और R को वैल्यू को चेंज कर लेना, इनको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी, ये कुछ नोट के अंदर पॉइंट है, लिख समझ लेना भाई। सेंसिटिव कब होता है, जो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये बेसिक बेसिक है, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। स्टिल नहीं समझ आया तो पूछ पाछ लेना मेरे से। ठीक है, ये आपकी थी पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप सबको समझ आई होगी, क्विक रिवीजन भी हो गई होगी, एक ओवरव्यू मिल गया होगा। स्टिल नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आए, पर्टिकुलर किसी चीज़ में डाउट हो, किसी डेरिवेशन के स्टेप में डाउट हो, किसी ग्राफ में डाउट हो, किसी भी चीज़ में डाउट हो पूछ लेना। रही न्यूमेरिकल्स की बात, न्यूमेरिकल्स तो मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर फिर भी जब तक डाउट आता रहता है, पूछते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए।